नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपने सिलेबस शुरू कर रखा है आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। कहां? आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने सिलेबस से शुरू कर रखा है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उसी समय क्लास है उसको देख पाएंगे। हमने चर्चा शुरू की है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है वो तो कंप्लीट करवा दिए अपन ने। दूसरा चैप्टर जो है वो है भारत, लोग व अर्थव्यवस्था, जो दूसरी वाली बुक है उसका पहला चैप्टर फर्स्ट अपन ने शुरू कर रखा है। भारत चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे अपन ने शुरू कर रखा है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या के संदर्भ में है, उसका वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन की चर्चा अपन कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 आज अपन देखने वाले हैं। तो सभी साथी अपने सर्वा क्लास यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। शुरू करते हैं आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है अक्सर, टूट जाता है शीशा अक्सर, हर पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों के साथ में आज अपन देखते हैं अगला टॉपिक, पार्ट 2 इसका। उसमें 28वां प्रश्न बना है। जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को आप तक मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। 28वां प्रश्न है कि भारत में 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो केंद्र शासित प्रदेश की जब बात आ जाती है तो उसका नाम है दादरा नगर हवेली। 55.50% जनसंख्या यहाँ है, वो यानी वृद्धि दर है यहाँ पे पाई जाती है। तो सर्वाधिक 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर रही है? वो है दादरा नगर हवेली, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर है कि भारत में 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तब आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह चलना है। यहां पर 6.68% वृद्धि दर्ज की गई है, 6.68%, ठीक है। कहां पे? अंडमान निकोबार में न्यूनतम वृद्धि। फिर अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां 2011 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अब ऋणात्मक वृद्धि की बात आती है कि किस राज्य के अंदर जनसंख्या जो है वो बढ़ने की बजाय घटी है 2011 में, तो वो सही उत्तर इसका है नागालैंड। यहाँ पे कितनी ऋणात्मक रही है? -0.47, यानी ऋणात्मक कितनी है? 0.47% जनसंख्या, यानी बढ़ने की बजाय यहाँ पे कम हुई है। तो कम होने का कारण महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? यहाँ से मृत्यु दर अधिक होना नहीं है, प्रवास बड़ा कारण है। यहाँ पे कौन सा कारण हो सकता है इस ऋणात्मक वृद्धि के लिए? उत्तरदायी कौन सा कारण है आपको पता होगा? प्रवास, ठीक है ना। तो ये बड़ा कारण यहाँ के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आता है 31वां। देखिए कि 1991 2001 की तुलना में 2001 और 2011 में 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक व न्यूनतम गिरावट किन राज्यों में रही? गिरावट किन राज्यों में रही? स्पेस नहीं लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो 1991 और 2001 के दशक की तुलना में 2001 और 11 के दशक के अंदर अधिकतम गिरावट की बात आए तो सर्वाधिक गिरावट रही है महाराष्ट्र में 6.7%। न्यूनतम गिरावट रही है आंध्र प्रदेश में 3.5%। यानी महाराष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि की दर जो है 1991 से 2001 के दशक की तुलना में 2001 से 2011 के दशक के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि थी उसमें अधिकतम गिरावट दर्ज की गई महाराष्ट्र में 6.7% वृद्धि दर है वो गिरी, और सबसे कम गिरावट किसमें? आंध्र प्रदेश में रही 3.5%, ठीक है। फिर अगला है 2001 और 11 के दशक में
तमिलनाडु स्टेट जो है उसमें 3.9% और पुडुचेरी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 7.1% के साथ में वृद्धि दर्ज की गई। तो ये तो थी गिरावट। अब इन दशकों के अंदर यानी 1991 से 2001 के दशक की तुलना में 2001 और 11 के दशक में किन राज्यों की जनसंख्या के अंदर वृद्धि दर के अंदर बढ़ोतरी हुई है, तो वह है तमिलनाडु 3.9% बढ़ोतरी हुई है और पुडुचेरी जो है उसमें 7.1% बढ़ोतरी हुई है। तो पुडुचेरी के अंदर 7.1% केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है और तमिलनाडु के अंदर स्टेट के अंदर 3.9% जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसमें उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमिलनाडु राज्यों में प्रथम है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की किशोर जनसंख्या किसे कहते हैं। अब किशोर जनसंख्या युवा किशोर जनसंख्या कौन सी होगी, तो 2011 के अनुसार किशोर जो जनसंख्या है किसे माना गया है, इसके लिए आयु वर्ग तय है 10 से 19 वर्ष के लोग, 10 से 19 वर्ष के लोग हैं उनको किशोर कहा गया है। ठीक है, वर्ग का है। इसका अनुपात कितना है कुल जनसंख्या में, 20.9%। पूछ ले कि भारत की कुल जनसंख्या में 2011 के अनुसार किशोर जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 20.9%, जिनमें से 52.7% किशोर है और 47.3% किशोरियां यानी बालिकाएं हैं और ये बालक है, लड़के लड़कियां। ये जनसंख्या उच्च संभावनाओं से युक्त होती है। क्यों? क्योंकि युवा जनसंख्या है और इस प्रकार की जनसंख्या के ऊपर अपन इन्वेस्ट करेंगे, उनको तकनीकी कौशल और ज्ञान देंगे, तो ये जनसंख्या अपने लिए बहुत अधिक अर्जित कर सकती है, देश के भावी विकास में अपना बड़ा रोल अदा कर सकती है। ठीक है, तो जनसंख्या ये उच्च संभावना से धनी जनसंख्या मानी जाती है यदि इन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित किया जाए। हालांकि ये जनसंख्या जो है उसको समुचित ढंग से दिशा निर्देशित यदि नहीं किया जाए तो ये सेंसिटिव भी ज्यादा है और दूसरी दिशा में भी जल्दी मुड़ सकती है। तो आवश्यकता है कि इस जनसंख्या को अपन समुचित ढंग से मार्गदर्शित करें, अच्छे काम में इनको लगाएं, अच्छे कार्यों में इनको ट्रेंड करें, अच्छे कौशल इनको सिखाएं ताकि देश के विकास में इनका बड़ा योगदान हो सके। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 कब बनाई गई। तो भारतीय युवा नीति जो है मोदी सरकार जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उनकी सरकार के आने के बाद में ये नीति बनी थी फरवरी 2014 के अंदर आरंभ की गई। इस नीति में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को या महिला पुरुषों को युवा के रूप में माना गया। राष्ट्रीय युवा नीति में 15 से 29 वर्ष लिया गया है, किशोर 15 से 19 वर्ष लिया, 10 से 19 वर्ष लिया गया है, युवा के अंदर 15 से 29 वर्ष को युवा माना गया है राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 के अनुसार। इस नीति का उद्देश्य है देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। और सक्षम कब बनेंगे, जब इस युवा वर्ग को है शिक्षा दी जाएगी, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और इनको वो कौशल सिखाए जाएंगे जो अधिक उत्पादन देश के लिए करने वाले हो, है ना। इनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यानी ये लोग क्या करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, अच्छा अर्जन करेंगे, तो भारत की छवि जो है विश्व के विभिन्न भागों में बहुत अच्छी हो जाएगी और एक इस युवा जनसंख्या के बलबूते पर भारत का स्थान जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 34वां है कि भारत सरकार में कौशल विकास व उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई गई। तो कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति भारत सरकार ने कब बनाई है, 2015 के अंदर यह नीति बनाई गई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना था ताकि विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ा जा सके। तो कहने का तात्पर्य कौशल विकास से
और उद्यमिता नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि देश के युवाओं को एक कौशल सिखा करके बेरोजगारी से दूर किया जा सके। पहला हथकंडा था वर्तमान सरकार का, पहला प्लान था कि किस प्रकार देश को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जाए। इसके लिए भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता की नीति प्रारंभ की, जिसके तहत लोगों को कौशल सिखाने पर बल दिया गया। जगह जगह कौशल केंद्र खोले गए और वहां लोगों को है कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया गया और लोगों ने सीखा भी और कुछ फायदा इसका मिला भी। अगला प्रश्न, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो संगठन में क्या आता है कि जनसंख्या को किस आधार पर बांटना? आयु के आधार पर, लिंग के विश्लेषण के आधार पर महिला पुरुषों में, निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण या नगरीय, मानव जातीय लक्षणों के आधार पर, चाहे वो भारोपीय परिवार है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई परिवार का है, जनजातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर हिंदी भाषी है, संस्कृत भाषी है, इंग्लिश भाषी है, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी, वैवाहिक स्थिति के आधार पर, ठीक है, साक्षरता के आधार पर पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, व्यवसाय के आधार पर प्राथमिक क्रिया में संलग्न है, द्वितीयक में है, तृतीयक में, चतुर्थक में, पंचक में है, आदि विशेषताओं के आधार पर देश की जनसंख्या को बांटना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। आदि समूह में विभाजित करना। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या अनुपात कितना है? कहां पर? भारत में। भारत में 2011 के अनुसार, भारत में 2011 के अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या अनुपात कितना है? तो इसमें भारत में 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है कुल जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या 31.16% है। तो इसमें 68.84 भी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो 68.84% है ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 31.16% है। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार देश भारत में कितने गांव है? अब गांव की बात आ जाए, ये प्रश्न पूछा भी गया था पिछले परीक्षा में। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार देश के अंदर 6,40,867 गांव कुल है। इनमें से 5,97,608 गांव जो है वो आबाद माने जाते हैं। ठीक है, और ये हिस्सा जो आता है वो 93.2% जो है वो आबाद है, पूर्ण रूप से आबाद है या जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है अपना 38वां, भारत के किन राज्यों में अधिकतर आबादी ग्रामीण है? तब ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां पे जनसंख्या गांव में अधिक निवास करती है? तो अपन चलेंगे तो उत्तर भारत के वो राज्य जो एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं या फिर मैदानी भाग में निवास करते हैं जहां कृषि प्राथमिक क्रिया है। समझ गए? तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग भी छोटे छोटे गांव में निवास करेंगे और वो मैदानी प्रदेश जहां पे प्राथमिक क्रिया यानी कृषि बहुत अच्छी होती है उन भागों में भी लोग कहाँ रहेंगे? गांव में रहेंगे। तो आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य आएंगे यहाँ पे। सर्वाधिक गांव ग्रामीण जनसंख्या बिहार और सिक्किम राज्यों में अधिकतर जनसंख्या का भाग जो है गांव में निवास करता है। ठीक है, फिर अगला है दादरा और नगर हवेली में कितनी आबादी ग्रामीण है? केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक आबादी गांव में निवास करती है। दादरा नगर हवेली की कितनी है? 53.38% आबादी जो है वो गांव में निवासी करती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दादरा नगर हवेली। कितनी है? 53.38% अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कक्षा 12 की बुक के अनुसार। भारत में पिछले दशकों में नगरीय जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि नगरीकरण जो है काफी अधिक मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग नगरों की ओर लालायित होते हैं, जाते हैं, क्योंकि स्वतः प्रवृत्ति पाई जाती है कि नगरों के अंदर कुछ सुविधाएं लोगों को मिलती है। था आप देखते हैं कि उच्च शिक्षा मिल जाती है, चिकित्सा सुविधा मिल जाती है, रहन सहन का उच्च स्तर में वहां पे मिल जाता है, परिवहन संचार की सुविधा मिल जाती है, रोजगार लोगों को मिल जाता है। तो ये इस प्रकार की अच्छी अच्छी सुविधाएं जो है वो माना जाता है कि नगरों में अच्छी मिलती है, तो लोग वहां यानी गांव को छोड़ करके नगरों में जाना पसंद करते हैं। तो जनसंख्या काफी नगरों की ओर बढ़ी है।
जो समृद्ध आर्थिक विकास स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण संभव हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत के में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम बताओ। अभी गांवों की बात करें थे, किन किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। तो देखिए, सबसे अधिक गांव और ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का जो है गांव में निवास करता है। ठीक है, तो यहां देखिए कितने हो गए, 15 करोड़ 51 लाख हो गए ना, 15 करोड़ 51 लाख 11,022 कुल जनसंख्या का ये भाग, इतनी जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। फिर दूसरा स्थान बिहार का आता है, तो 9 करोड़ 20 लाख 72,028। फिर तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग आ गए, है ना, तो 62,21,900, 6 करोड़ 22 लाख 13,676। और फिर महाराष्ट्र का नाम आता है, तो 6 करोड़ 15 लाख 45,441 ये लोग गांव में निवास करते हैं। जनसंख्या है। तो 4 बड़े स्टेट जहां ग्रामीण आबादी अधिक निवास करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का स्थान आता है, जिनकी बहुत बड़ी आबादी जो है गांव में निवास करती है। तभी उससे पहले सिक्किम और बिहार का नाम आया, तो बिल्कुल सिक्किम और बिहार में जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। यह बुक में लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग आंकड़े के अपन चलेंगे तो उत्तर प्रदेश पहला है, उसके बाद में बिहार है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। भारत के न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम पूछे हैं कि जहां गांव में लोग कम रहते हैं और शहरों में अधिक रहते हैं। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य हो गए, ये कैसे हुआ, ये देखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। सिक्किम यहाँ आया है, ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। भारत के न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य पूछे हैं, तो इसमें सिक्किम तो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाला ही है। और न्यूनतम आ जाएगा, देखो इसमें गोवा आ जाएगा, सही है, और इसमें मिजोरम आ जाएगा, सही है, नागालैंड भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु और केरल ये 2 और आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ आगे यही प्रश्न दे रखा है, भारत के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम बताओ। तो नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से जहां पे नगरीय जनसंख्या वो ज्यादा है। तो ग्रामीण तो अपन देखी थी अधिकतम वाले, तो अब न्यूनतम ग्रामीण पूछा है यहाँ पे, तो न्यूनतम ग्रामीण का मतलब जहां नगरीय ज्यादा है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो नगरीय ज्यादा कहाँ पे, गोवा के अंदर 62.17% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उसके बाद में मिजोरम की बात आती है, तो 51.51% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। फिर तमिलनाडु की बात आती है, 48.45% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और फिर केरल की बात आती है, तो 47.72% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो ये नगरीय जनसंख्या वाले बड़े राज्य जहां सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है, वो तो है कौन कौन से, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम और केरल। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं, तो इसके अंदर अपने आ जाएंगे यही आ जाएंगे, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, क्योंकि नगरी ज्यादा है तो अपने आप ही ग्रामीण अपने आप कम हो जाएगी। इस रूप से इसको करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे टाइपिंग वाले की मिस्टेक है अपनी। अगला प्रश्न देखिए 43वां, भारत का धार्मिक संगठन पर टिप्पणी लिखो। तो भारत के धार्मिक संगठन की चर्चा करते हैं, तो धर्म के आधार पर देश की कुल जनसंख्या को बांटना ही धार्मिक संगठन कहलाता है। तो 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में धार्मिक अनुपात निम्नानुसार है। धार्मिक संगठन में सबसे अधिक यहाँ पे यदि अपन देखते हैं भारत के अंदर 2011 के अनुसार, तो हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। कुल जनसंख्या में 79.8% यानी 79.8% जनसंख्या जो है वो हिंदू है। फिर दूसरा स्थान मुस्लिम वर्ग का आता है, 14.2% मुसलमान है। फिर तीसरा स्थान ईसाई का आता है, 2.3% ईसाई समुदाय है। फिर चौथा स्थान सिखों का आता है, तो 1.7% सिख समुदाय है। फिर बौद्ध 0.7%, फिर जैन धर्म आते हैं 0.4%, और अन्य जिसमें फारसी वगैरह आ जाते हैं, है ना, 0.7%, वो अन्य समुदाय जो सभी लोग इसमें आते हैं। तो ये धार्मिक संगठन है, तो इसमें सबसे अधिक धर्मावलंबी जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुओं का है 79.8%। दूसरा बड़ा समूह जो है मुसलमानों का 14.2% के साथ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भारत ईसाई धर्म की सांद्रता सर्वाधिक भारत में ईसाई धर्म की सांद्रता किस भाग में सर्वाधिक, यानी ईसाई किन किन राज्यों में अधिक निवास करते हैं। तो भारत के अंदर ईसाई कहाँ मिलते हैं आपको पता है, तो पश्चिमी तट के साथ साथ गोवा, केरल
पूर्वी राज्य मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर सर्वाधिक ईसाइयों का अनुपात है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि अंग्रेज जो आए थे मुख्य रूप से उन्होंने बंगाल के अंदर अपना शासन स्थापित किया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में वो रहे थे, है ना। और जितने भी यूरोपीय राष्ट्र के लोग आए मुख्य रूप से ईसाई मूल के लोग थे, उन्होंने अब से अपने धर्म का प्रचार सबसे अधिक कहाँ किया? दक्षिण भारत में किया। और पूर्वी भारत के जो आदिवासी है उनको लालच में लेकर के मुख्य रूप से जो है उनका धर्म परिवर्तन करवा करके और उनका समूह वहां आज ईसाइयों के समूह के रूप में परिलक्षित होता है। तो पश्चिमी तट के साथ में गोवा, केरल हो गया और पूर्वी राज्यों के अंदर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड हो गया, जहां पे ईसाइयों का अनुपात ज्यादा है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक सिख धर्म के लोग कहाँ मिलेंगे आपको? तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली मिलेंगे। तो अब पंजाब में सर्वाधिक सिखों का अनुपात है, आपको पता ही है, पंजाब सिख राज्य है और हरियाणा में भी है और दिल्ली के अंदर भी सिखों का अनुपात अधिक पाया जाता है। मतलब हर धर्म की सांद्रता कहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद में अपन चलते हैं, भारत में जैन धर्म की बात कर लें तो इसका केंद्रण सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो जैनियों का केंद्रण कहाँ मिलेगा आपको? तो राजस्थान के नगरीय भाग में विशेषकर अपन देखेंगे तो बांसवाड़ा के अंदर जैनियों का अनुपात जो है काफी ठीक ठाक है। गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात की सीमा के सहारे हो गए ना महाराष्ट्र, तो राजस्थान के नगरीय भाग में विशेष रूप से बांसवाड़ा में खूब है ये। और फिर गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट जो है उनमें भी जैन धर्म के लोग अधिक निवास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है, भारत में बौद्ध धर्म का केंद्रण सर्वाधिक कहाँ है, किन राज्यों में है? तो बौद्ध धर्म की बात आती है तो आपको सर्वाधिक बौद्धिस्ट मिलेंगे वो महाराष्ट्र में मिलेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने वहीं पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, आपको पता है उनका संबंध महाराष्ट्र में उनकी कार्यस्थली रही है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी मिलेंगे आपको, और इसके अलावा सिक्किम में भी मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे और जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, क्योंकि ये सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र आ गया, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी और जम्मू कश्मीर पहाड़ी है, और ये चीन के पड़ोसी क्षेत्र है। चीन में अक्सर बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा पाए जाते हैं, मुख्य रूप से चीन एक बौद्ध देश है, तो उसका असर यहाँ इन पड़ोसी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे अधिक बौद्ध महाराष्ट्र में, उसके बाद में सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और जे.एंड.के हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत के श्रम संगठन में प्राथमिक क्रियाओं में कितने लोग लगे हुए हैं? अब श्रम संगठन के आधार पर अपन बांटते हैं देश को, तो उसमें अपन देखते हैं कि प्राथमिक क्रिया में कितने लोग लगे हैं, है ना। क्रियाओं के आधार पर द्वितीयक में कितने लोग लगे हैं, तृतीय क्रिया में कितने लोग लगे हैं, इस आधार पे जनसंख्या को बांटना ही श्रम संगठन में विभाजन है, एक प्रकार से कहें, है ना। तो लोग किन किन क्रियाओं में अक्सर अधिक लगे हुए हैं, तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्रियाओं के आधार पर देश की कुल जनसंख्या जो है उसको बांटना श्रम संगठन कहलाता है। तो भारत में प्राथमिक क्रिया पूछा है यहाँ पे कि प्राथमिक क्रिया में लोग कितने लगे हुए हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या, बच्चे तो इसमें नहीं आएंगे, बूढ़े भी नहीं आएंगे क्योंकि वो आश्रित है, तो कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 54.6% हिस्सा प्राथमिक क्रिया में आज भी संलग्न है। इसका मतलब देश की बड़ी आबादी जो है उसका 50%, श्रमजीवी जनसंख्या जो है उसका 50% से अधिक भाग जो है वो प्राथमिक क्रिया में संलग्न है। कारण क्या है कि लोग जो है, देश की अधिकतर आबादी ग्रामीण है, गांव में निवास करते हैं, इस कारण से लोगों का जो प्राथमिक क्रिया के साथ में संलग्नता वो ज्यादा पाई जाती है। 3.8% द्वितीय क्रिया में लोग संलग्न है और 41.6% हिस्सा जो है वो तृतीय क्रियाओं में या वाणिज्य, व्यापार, है ना, सेवाओं में लगे हुए हैं, 41.6% भाग। तो सबसे अधिक किसमें है? प्राथमिक में 54.6%। अगला प्रश्न आता है कि देश में श्रमिकों का अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो देश में श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो कुल आबादी का 39.8% जो भाग है वो श्रमिकों का है और 60.2% भाग जो है अश्रमिकों का है। इसका मतलब श्रमिक वर्ग में 39.8% आते हैं, बाकी दूसरे अश्रमिक वर्ग में शामिल होते हैं। इसमें आश्रित भी हो जाएंगे, अन्य कार्यों में लगे हो जाएंगे। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो श्रमिकों के भी कैटेगरीज
कैटेगराइज उसको किया हुआ है। तो मुख्य रूप से मुख्य श्रमिक किसे कहेंगे, तो वह है व्यक्ति, है ना, जिसे 183 दिन से अधिक समय काम मिल जाता है, यानी 6 महीने या उससे अधिक समय तक यदि व्यक्ति को काम मिल जाता है एक वर्ष विशेष में, ठीक है, तो उसको अपन मुख्य श्रमिक कहेंगे। एक आता है सीमांत श्रमिक, किसे कहते हैं, तो सीमांत कौन सा हो गया, वह व्यक्ति जिसे 183 दिन से कम समय के लिए काम मिलता है उसको सीमांत श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है, इसी से संबंधित प्रश्न है कि श्रम की सहभागिता दर क्या होती है। तो श्रम की सहभागिता दर का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या के अंदर श्रमिकों का अनुपात कितना है, देश की कुल आबादी जो है उसमें श्रमिकों का अनुपात ही कितना है, तो यही श्रम की सहभागिता दर होती है। यह श्रम की सहभागिता दर क्या होती है, यह दरें कुल जनसंख्या में श्रमिकों के अनुपात को दर्शाती है, और यह गोवा में सर्वाधिक है, 39.6% आबादी श्रमिकों के रूप में है, और दमन दीव जो है उसमें 49.9% है, वो श्रमिकों का अनुपात पाया जाता है। तो गोवा में, यानी ये भिन्नता दिखाई गई है कि गोवा में 39.6% आबादी है वो श्रमिकों की है, और दमन दीव में ये 49.9% आबादी है वो किसकी है, श्रमिकों की, यानी श्रम की सहभागिता दर जो है इतने लोग श्रमिकों के रूप में कुल जनसंख्या में लगे हुए हैं, ठीक है, कुल अनुपात है, कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात। अगला प्रश्न है, 53, भारत के किन राज्यों में श्रम की सहभागिता दरें ऊंची पाई जाती है, भारत के किन राज्यों में, तो भारत के निम्न आर्थिक विकास वाले राज्यों में। देखो श्रम की सहभागिता दर ऊंची कहाँ होगी, लोग श्रमिक कहाँ मिलेंगे सर्वाधिक, लोग उन्हीं भागों में सर्वाधिक श्रमिक मिलेंगे जहां पर जो राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर है ना। तो आर्थिक विकास से निम्न आर्थिक विकास वाले राज्यों में श्रम की सहभागिता दर जो है ऊंची पाई जाती है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, और लोग मुख्य रूप से अधिक श्रम करते हैं। इस कारण से ऐसे राज्यों में श्रमिकों का अनुपात जो है या उनकी सहभागिता दर है वो ऊंची पाई जाती है। भारत में श्रम की सहभागिता दर किन किन राज्यों में उच्च है, तो राज्यों की बात कर लें तो इसमें यह हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कृषकों की संख्या अधिक, व बिहार व झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो देखिए किस भाग में, हिमाचल और नागालैंड में, यहाँ तो क्या मिलेंगे आपको, किसान मिलेंगे, कृषक मिलेंगे, खेती करने वाले लोग अधिक मिलेंगे, और इसके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर कृषि मजदूर यानी कृषि के अंदर मजदूरी करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, खेती का काम करने के लिए, यानी कृषक मजदूर आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में श्रमिकों का बड़ा अनुपात अन्य कार्यों में लगा हुआ है, अन्य कार्य यथा सेवा सेक्टर में लगा हुआ है, जैसे वाणिज्य, व्यापार। हालांकि दिल्ली जो है उसमें कुल जनसंख्या का के अंदर श्रम की सहभागिता दर सबसे अधिक ऊंची पाई जाती है मुख्य रूप से, और यह अनुपात मेरे हिसाब से 95.4%, 95.4% आबादी जो है वो जनसंख्या दिल्ली की जो है वो किस में है, श्रमिक वर्गों में। श्रमिक वर्ग का मतलब होता है यहां श्रमिकों का अनुपात जो है कुल जनसंख्या में बहुत बड़ा है, यानी सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, ठीक है। तो काम किसी न किसी काम में संलग्न है दिल्ली जैसे बड़े नगरों के अंदर, क्योंकि लोग जाते ही रोजगार के उद्देश्य से वहां पे है, तो बहुत बड़ा अनुपात है यहाँ पे। चंडीगढ़ में यह अनुपात 97.8% है, तो चंडीगढ़ में भी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा अनुपात जो है। अंडमान निकोबार में 83.6% है, यह भी बड़ा अनुपात जो है कुल श्रमिकों में इनका अंश पाया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे भारत में श्रम की सभा दर ऊंची कहाँ रह गई है? राज्यों की अपन बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी जो है उसका 51.9% भाग जो है वो किस में है? श्रमिकों के रूप में है, मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। और नागालैंड में भी ये ऊंची है, लगभग 50% के आसपास में। ये आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो किसका है? श्रमिकों का है, यानी कृषि श्रमिकों का मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है। तो बहुत बड़ा हिस्सा इन स्टेटों का जो है किसमें है? श्रमिकों के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यवसायिक संगठन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या, जो कुल अपनी जनसंख्या है उसको लोगों में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बांटना, यानी लोगों को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बांटना ही व्यवसायिक संगठन कहलाता है। ठीक है, जैसे भारत में, अगला प्रश्न है कि भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का कितना अनुपात कृषक व कृषि मजदूरों का है? तो यह प्रश्न अभी अपन देखा था। देश की कुल आबादी में 54.6% भाग जो है वो कृषक और कृषि मजदूर है। 2001 में यह अनुपात 58.2% था और वर्तमान में ये कितना? 2011 के अनुसार 54.6%। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है देश के अंदर कृषक और कृषि मजदूरों का है, देखने को मिलता है। ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इजीली आप आसानी से कर पाएंगे। 57वां प्रश्न देखिए आगे कि भारत में कितने लोग घरेलू उद्योगों में संलग्न मिलेंगे? आपको घरेलू उद्योगों में संलग्न मिलेंगे तो 3.8% श्रमिक जो है वो घरेलू उद्योगों में काम करते हैं। 54 यानी 54% भाग जो मुख्य रूप से है वो किस में काम करते हैं? कृषि मजदूर में है। और देश की कुल आबादी के अंदर कितने प्रतिशत लोग व्यापार और वाणिज्य में संलग्न है? तो 41.6% भाग जो है वो अन्य श्रमिक है जो किस में काम करते हैं? गैर घरेलू उद्योग यथा व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण व अन्य सेवाओं में संलग्न है। तो आप समझ गए होंगे कि यह क्या है? मुख्य रूप से व्यवसायिक संगठन है। तो किस व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं, ये चर्चा, हालांकि पहले प्रश्न ये आ गया है कि कितने लोग किस काम में लगे हुए हैं, इसकी चर्चा भी अभी आई थी ना, यही आई थी शायद, ये आई थी वो श्रम की सवै दर क्या होती है, तो बांटना इसमें। और आया तो था यार प्रश्न अपने, ये रहा, घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं तो 3.8%, और वाणिज्य व्यापार में कितने लगे हुए हैं? 41.6%। चलो ये देख लिया था अभी, है ना। अगला प्रश्न देखो, भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। भाषा के आधार पर संपूर्ण देश की आबादी को बांटना। तो भारत भाषाई विविधता वाला देश है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार 1903 से 1928 के समय उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार देश में 179 भाषाएं बोली जाती है मुख्य रूप से। 544 यहाँ पे बोलियां हैं, समझ गए। एक भाषा है उसकी कई बोलियां और उपबोलियां होती है। तो ग्रेसन के अनुसार उनका सर्वे 1903 से 1928 के बीच में रहा। उसके अनुसार 179 यहाँ पे भाषाएं हैं, 544 बोलियां हैं। अगला, देश में आधुनिक समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है या कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाएं मुख्य रूप से भारतीय संविधान में है जिनको अनुसूचित किया गया है, मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा यदि पूछ ले तो उत्तर आएगा अपना हिंदी, यानी हिंदी भाषी लोग अपने यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। फिर न्यूनतम भाषा कौन सी यहाँ बोली जाती है? तो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी, यदि ये पूछ ले तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सबसे कम संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी, ये भाषाएं बहुत कम बोली जाती है। तो न्यूनतम हो जाएगी संस्कृत। फिर अगला है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, ये प्रश्न पूछ ले तो भारोपीय भाषा परिवार है भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अब यहाँ पे ये सारणी दे रखी है कौन सा भाषा परिवार किस क्षेत्र में है। यहाँ से कोई प्रश्न बनता तो आप तालिका के अनुसार आप बता पाएंगे। देखिए
आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण दे रखा है। इसमें आस्ट्रिक या निषाद, इसके अंदर 1.38% भाग आता है, 1.38% भाग है आस्ट्रिक और निषाद भाषा परिवार में। ये ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन भाषा दो प्रकार के समूह इसके मिलते हैं, उपपरिवार मिलते हैं। इसमें मौन और खमेर मुंडा शाखा इसकी मिलती है। और ये मिलते कहाँ पे है, तो मेघालय, निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर भी ये भाषा परिवार मिलते हैं, यानी ये बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है। दूसरा द्राविड़, द्राविड़ तो द्रविड़ के अंदर मुख्य रूप से 20% भाग आता है। भारत के अंदर जो भाषा परिवार उसमें द्राविड़ का स्थान 20% है। ठीक है। और इसका उपपरिवार यहाँ पे नहीं है, शाखाएं इसकी है दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। अब दक्षिण द्रविड़ के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल स्टेट हो गए। मध्य द्रविड़ में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र हो गए। और उत्तर द्रविड़ में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हो गए। ठीक है। फिर अगला आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसको किरात भी कहा जाता है। चीनी तिब्बती को किरात भी कहते हैं। ये 0.85%, बहुत कम भाग है ना। तो इसके दो भाग है, तिब्बती म्यांमारी और तिब्बती सूर्यसियामी चीनी, दो भाग इसके है। और इसकी शाखा है तिब्बती हिमालय, उत्तरी असम और असम म्यांमारी। ठीक है। तो तिब्बती हिमालय कहाँ कहाँ हुई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। उत्तरी असम यह अरुणाचल प्रदेश से टच है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला अक्षर आ गया। असम म्यांमारी में असम आ गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मुख्य रूप से ये स्टेट जो पूर्वी स्टेट आते हैं उसमें असम में म्यांमारी भाषा परिवार कौन सा हो गया, चीनी तिब्बती भाषा परिवार का ये भाग हो जाता है। फिर भारोपीय भाषा परिवार, जिसको आर्य भी कहा जाता है, ये 73% भूभाग जो है, यानी कुल भाषा परिवार के अंदर इसका हिस्सा है। नहीं, भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित लोग कितने हैं, 73% है। ठीक है। इसके अंदर शाखा या वर्ग आते हैं ईरानी फारसी, दर्दी और भारतीय आर्य। तो इसमें ईरानी फारसी भारत के बाहर बोली जाती है। दर्दी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, यहाँ से पूछ ले दर्दी समुदाय के लोग, भाषा परिवार के लोग कहाँ मिलते हैं, तो जे.एंड.के मिलते हैं। और भारतीय आर्य जो मिलता है वो संपूर्ण भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, सभी राज्यों के अंदर मुख्य रूप से, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक को छोड़ दें तो सभी राज्यों में ये भारोपीय भारतीय आर्य भाषा परिवार के लोग आपको मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही ये लेसन जो आपका पहला है वो कंप्लीट हो जाता है। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, डाउनलोड कर लें सर्वा क्लासेज का आपका अपना एप्लीकेशन, ताकि वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी क्लासें हैं, टेस्ट सीरीज है, PDF नोट्स है, रिकॉर्ड क्लास है, और उसके साथ साथ में आपको लाइव क्लास प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद सभी साथियों का, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।